हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज अगर आपको आ रही है और स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है तो प्लीज रिप्लाई करके बता दीजिएगा। फिर अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं। आज कौन से टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के। पहली बात तो इंडिया के फ्लैग कोड से जुड़े नियम को जो है, रूल्स को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड्स की हम लोग बात करेंगे। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इस टॉपिक को अपन पहले भी कवर कर चुके हैं, तो इसको जो है वो फिर से कवर करेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये स्कीम के बारे में आप लोग भी जानते हैं काफी डिटेल में, तो इसको एक बार और देखेंगे ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया और स्कीम से जुड़ी पूरे पॉइंट जो है वो कवर करेंगे। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बीच में भी एक आर्टिकल भी इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैंने आप लोग को दिया था, होपफुली आपने देखा होगा। तो इसके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। और 75th इंडिपेंडेंस डे में क्या इनिशिएटिव्स की बात हुई है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अभी मैंने आप लोग को एक रिपोर्ट जो है वो मतलब कल एक अलग से लेक्चर बनाकर एक रिपोर्ट जो है वो दी थी। वो भी अगेन एक आईपीसीसी की ही रिपोर्ट हमें ओशन वार्मिंग के ऊपर देखने को मिली थी। तो उसी से रिलेटेड एक सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट है। तो ये सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट क्या कहती है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और इंपोर्ट ऑफ क्रश्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन को अलाउ कर दिया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रश्ड सोयाबीन को अलाउ कर दिया गया है, इसके इंपोर्ट को अलाउ कर दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके ये पूरे टॉपिक जो है वो आज अभी कवर करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं इंडिया के फ्लैग कोड रूल्स के बारे में। इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। इंडिया का फ्लैग कोड रूल्स क्या कहता है। तो 15 अगस्त 2021 आपको पता है कि 75th इंडिपेंडेंस डे हमारा देखने को मिला था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट में, लाल किले में नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था। तो ये वाली चीज आप सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। 1906, ये डेट आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। 7 अगस्त 1906 क्या हुआ था इस दिन? पहली बार नेशनल फ्लैग जो है 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स का, रेड, येलो और ग्रीन, इसका जो है वो लहराया गया था। और कहां पर लहराया गया था? तो ये पारसी बागन चौराया जो था, पारसी बागन स्क्वायर जो था, लखनऊ सर्कुलर रोड कलकत्ता में, जो कि आज की डेट में कोलकाता जो इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर पारसी बागन स्क्वायर में, चौराहे में पहली बार 1906 में आप कह सकते हैं तिरंगा जो है वो लहराया गया था। पहला नेशनल फ्लैग हमें 1906 में देखने को मिला था। ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि पहला नेशनल फ्लैग कब देखने को मिला था, 1906, या फिर क्रोनोलॉजी में अरेंज करिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं फ्लैग से रिलेटेड। तो 1906 सबसे पहला ईयर आपको पता होना चाहिए। फिर ईयर आता है 1921 का, 1921 का। ये वाला क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि फ्रीडम फाइटर पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, आपको इनका नाम पता होना चाहिए, पिंगली वेंकैया। तो ये मिले थे हमारे ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी से, और इन्होंने प्रपोज किया था एक बेसिक डिजाइन फ्लैग का, जिसके अंदर 2 रेड और ग्रीन बैंड्स हम लोग को देखने को मिले थे। तो पिंगली वेंकैया, तो ये नाम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर फ्लैग से जुड़ी जो टाइमलाइन आती है, फिर इसके 10 साल बाद 1921 के बाद 1931 की बात आती है। 1931 में इस दौरान, यानी कि 21 से 31 के दौरान काफी सारे चेंजेस के बाद ट्राई कलर, 3 कलर जो है वो अडॉप्ट कर लिए गए, राइट, नेशनल फ्लैग के लिए। और ये कहां पर अडॉप्ट किए गए ट्राई कलर को? तो कांग्रेस कमेटी मीटिंग जो कि कराची में हुई थी 1931 में, तो वहां पर अडॉप्ट किए गए थे। फिर फाइनली 1947 का दिन आता है, 22 जुलाई 1947। इस समय हम लोगों ने इंडियन फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया। ये डेट याद रखिएगा, ये टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। रिपीट कर देते हैं, 1906, 1921, 1931 और 1947। ये 4 ईयर्स आपको इस ऑर्डर में पता होने चाहिए। और इन ईयर्स के क्या इवेंट थे जो मैंने भी आपको बताया, वो इस ऑर्डर में आपको पता होने चाहिए। दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। अब क्या नियम हम लोग को देखने को मिलता है ट्राई कलर को लेकर, तिरंगे से संबंधित क्या नियम हम लोग को देखने को मिलते हैं? तो प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग रोकथाम अधिनियम 1950, एम्बलम्स एंड द नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। तो राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा फ्लैग है, तो सरकारी विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले चिन्ह, राष्ट्रपति चिन्ह मतलब कि साइंस वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, कि जो उपयोग करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट या गवर्नर की आधिकारिक मुहर, तो इनकी जो ऑफिशियल सील जो होती है, महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री के चित्रमय निरूपण, मतलब कि इनके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और अशोक चक्र, इनके उपयोग को प्रतिबंधित करता है। तो ये नियम किनसे रिलेटेड है?
कि हमारी जैसे फ्लैग हो गया, वेरियस साइन मतलब साइन जो होते हैं ना, साइंस वगैरह, सील्स वगैरह, तो ये सब चीजें का उपयोग नहीं करना है, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन का उपयोग नहीं करना है, तो उसको रोकने के लिए कानून हमें देखने को मिलता है 1950 का। ऐसे ही एक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। तो हमारा जो फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, हमारा जो राष्ट्रगान जो हम लोग को, नेशनल एंथम जो हम लोग को देखने को मिलता है, और भारतीय मानचित्र मतलब कि इंडियन मैप, राइट, तो इनके सहित देश के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को प्रतिबंधित करता है कि इनका अपमान नहीं करना, इनकी रिस्पेक्ट करनी है। चलिए बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर पहली बात तो ये था, फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट के अंदर आता है? कल ही के मैंने लेक्चर में आपको फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ाया था, और किस आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटी हमें देखने को मिलता है, बताइए जरा। और आपको शायद याद आ रहा होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने कल पॉलिटी की क्लास में आपको पढ़ाया था, इसके बारे में पूरी डिटेल में एक क्लास में अपन ने मुश्किल से 30 मिनट में इस टॉपिक को कवर कर लिया, तो कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर। बता दो जरा, ये तो याद होगा। पार्ट 4A में आता है, और 51A हमें देखने को मिलता है कि बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, स्नेहा जी, शालू जी, राइट, दीपांकर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया, शुभी जी, अलका जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको पता है कि इसमें भी हमें यही फंडामेंटल ड्यूटी भी एक देखने को मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अपमान नहीं करेगा, डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए आइडियल्स को, राइट, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, फॉलो करना है इनको, इनके रूल्स नियम्स को फॉलो करना है, राइट, है ना, याद आ रहा है आप लोगों को, कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, राइट, पॉलिटी की क्लास में। तो ये चीज यहां पर भी हमें देखने को मिलती है, राइट। और आप जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, बट पार्लियामेंट कानून बनाकर, जैसे कि पार्लियामेंट में देखिए ये वाला कानून बनाया, तो इसको कानून बनाकर फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्सेबल बना सकती है, पनिशेबल बना सकती है। जैसे कि ये पनिशेबल हम लोग को देखने को मिलेगी, कोई व्यक्ति अगर डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कितने साल की कार्रवाई हो सकती है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए सांसद एवं राज्य विधानमंडल यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव लड़ने से अयोग किया जा सकता है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, और भी जेल टर्म्स भी हम लोग को देखने को मिल सकती हैं, राइट। तो यह चीज भी आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखना है। और यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत मतलब वही मतलब दोषी ठहराया जाता है, तो फिर ये एक कार्रवाई होती है, और फिर पनिशेबल एक्ट भी हम लोग को देखने को मिलता है। नेशनल फ्लैग को इंसल्ट करने के लिए ऑफेंस है, अपराध ये हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इसके अलावा ऑफेंस है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंसल्ट करना, ऑफेंस है प्रिवेंट करना एक व्यक्ति को नेशनल एंथम को गाने से, राइट। तो ये चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है। कुछ पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए, राइट, जो कि हम लोग को इसके 1971 के प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट का देखने को मिलता है। फिर ऐसे ही एक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, भारतीय ध्वज संहिता 2002, तो ये अलाउ करता है अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्प्ले ऑफ ट्राई कलर एज लॉन्ग एज द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ द फ्लैग वर बीइंग रिस्पेक्टेड। तो आप जो है वो फ्लैग लगाइए, जितनी पहले तो लगाने के लिए अलाउ नहीं किया गया था, बट इसको बाद में आकर फिर अलाउ कर दिया गया कि आप फ्लैग लगाइए, और फिर आप जितनी मतलब समय तक लगाना चाहते हैं उतने समय तक लगाइए। बट हाँ, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कई जगह पर, जैसे कि आपको रूल्स जो है वो सेट करके देती है सरकार, जिसमें आपको मेंशन रहता है। जैसे कि एक दो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि रात के समय पर फ्लैग होस्ट नहीं करना है, याद है वाली चीज आप लोग को, कि वाली चीज हम लोग को रूल्स रेगुलेशंस देखने को मिलती है। शाम ढलने के बाद, सॉरी सूरज ढलने के बाद, शाम के बाद जो है वो नहीं किया जाना है, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है, राइट। इसको लेकर मैंने काफी पहले जो है वो एक खबरी जो पॉडकास्ट जो है ना, उसमें मैं ऑडियो लेक्चर्स आप लोग को पहले प्रोवाइड कराता था। तो उस समय मैंने कुछ एक दो इस प्रकार के भी लेक्चर्स आप लोग को दिए हैं पहले, उसका ऑडियो वर्जन भी शायद मिल जाएगा आपको। तो बट उतना काम करिए, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो 2-3 चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में ये कहा जा रहा है कि आप फ्लैग का यूज करो, डिस्प्ले करो फ्लैग को, बट हाँ ये चीज ध्यान में रखना कि उसकी डिग्निटी, ऑनर, राइट, उसको रिस्पेक्ट करते हुए करना, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। तो आप उसके मतलब रिस्पेक्ट करते हो, आप अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से जो है वो यूज कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो तिरंगा का। फ्लैग कोड डिड नॉट रिप्लेस प्री एग्जिस्टिंग रूल, जो ऑलरेडी पहले रूल्स थे तो उसको इसने रिप्लेस नहीं किया फ्लैग कोड ने, बल्कि उसको एक मतलब सेपरेट करके उसको रख दिया, एक साथ लेकर आ गया। यानी कि जहां जहां पर भी नियम बनाए गए थे उसको एक ही फॉर्म में सेपरेट करके जो है वो रख दिया गया। जैसे कि पहले रूल जो थे वो कुछ कोई और नियम बनाया गया तो उसमें और कुछ रूल जो है वो मेंशन थे, फिर कभी और कोई नियम आया उसमें और कुछ रूल्स मेंशन थे। तो ये इंडियन फ्लैग कोड जो 2002 का आया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सेपरेट ये जितनी भी रूल्स रेगुलेशंस थे उसको एक जगह पर, सेपरेट जगह पर जो है वो मेंशन कर दिया कि एफर्ट्स टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द प्रीवियस लॉज, कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिसेस, एक ही जगह पर सभी प्रीवियस लॉज, कन्वेंशन और प्रैक्टिसेस को रख दिया गया।
और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, राइट। एक जनरल डिस्क्रिप्शन ट्राई कलर का क्या होना चाहिए, रूल्स क्या होने चाहिए डिस्प्ले के लिए पब्लिक के द्वारा, प्राइवेट बॉडीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और डिस्प्ले करने के लिए रूल जो है वो गवर्नमेंट बॉडीज और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन किस प्रकार से फॉलो करेंगे। तो ये 3 प्रकार की चीज थी, एक तो जनरल डिस्क्रिप्शन, दूसरा पब्लिक प्राइवेट बॉडी स्कूल्स इंस्टीट्यूशन, ये सब मतलब किस प्रकार से इनको आदेश दिए गए थे, डायरेक्शन दिए गए थे कि कैसे ने फ्लैग का उपयोग करना है, डिस्प्ले करना है, और एक गवर्नमेंट बॉडीज के लिए रूल्स हम लोग को देखने को मिले थे। बस दैट्स इट। तो इतनी सी चीज आपको बस पता होनी चाहिए। और तिरंगे का उपयोग कमर्शियल पर्पस के लिए, व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। इसके अलावा फ्लैग का उपयोग उत्सव के रूप में या किसी भी प्रकार की सजावट के प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा। फॉर ऑफिशियल डिस्प्ले ओनली फ्लैग्स दैट इज स्पेसिफाइड एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो जो हमारी BIS है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो उन्होंने स्टैंडर्ड बताया हुआ है कि किस टाइप का फ्लैग होना चाहिए और फ्लैग में इनका चिन्ह भी होना चाहिए, वाली बात भी बताई गई है। तो उस फ्लैग को आप ऑफिशियल डिस्प्ले के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लैग का स्टैंडर्ड जो है वो किसने बनाया है, फ्लैग के लिए, इंडियन फ्लैग के लिए स्टैंडर्ड्स किसने बनाए हैं। तो BIS, ये बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फ्लैग के स्टैंडर्ड्स के लिए भी, और BIS का चिन्ह भी उस फ्लैग में होगा, तभी उस फ्लैग को ऑफिशियल पर्पस के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये BIS वाला पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था पार्ट 4A हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, राइट। तो ये ऐड किया गया, और ये ड्यूटी है सभी सिटीजन्स की कि वो संविधान का पालन करें, राइट, और रिस्पेक्ट करें, राइट, संविधान के आइडियल्स की, आदर्शों की, राइट, इंस्टीट्यूशन की, संस्थानों की, राइट, और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको पूरी चीज समझ में आ गई होगी। बताइए किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट तो पूछिए, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड, श्रम से क्या समझ रहे हो, श्रम से समझ रहे हो वर्कर्स। तो ये वर्कर्स के लिए अवार्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है। पहली चीज डिकोड हो गई, तो पहला पॉइंट क्लियर है, वर्कर्स के लिए अवार्ड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर्स श्रम अवार्ड को, किस ईयर के लिए, 2018 ईयर के लिए। और इस समय 3 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जा रहा है, श्रम भूषण, श्रम वीर या फिर श्रम वीरंगना, और श्रम श्री या फिर श्रम देवी, राइट। तो ये पुरस्कार है। श्रम भूषण की बात करें, इसमें 1 लाख रुपए दिया जाता है कैश प्राइज। श्रम वीर या वीरंगना 60,000 रुपए दिया जाता है ये प्राइस। और श्रम श्री या फिर श्रम देवी, इसमें 40,000 रुपए हर एक वर्कर को प्राइस दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिकॉग्नाइज करना कि वर्कमैन ने किस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही। तो प्राइवेट सेक्टर भी आप ध्यान में रखना कि ये प्राइवेट सेक्टर को भी रिकॉग्नाइज करता है कि जो वर्कर्स है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, उन्होंने किस प्रकार से अपना रिकॉग्नाइजेशन दिया, मतलब किस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया, तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, राइट। ये चीज है। किन लोग को दिया जाता है, तो जो वर्कमैन होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 इसके तहत जो डिफाइंड वर्कमैन है, तो उनको जो है, उन वर्कमैन को जो है वो ये अवार्ड दिया जाता है। ये वर्कमैन कहाँ कहाँ पर एम्प्लॉयड है, तो देखिए जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हम लोग को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की देखने को मिलती है, सेंट्रल और स्टेट PSU जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हम लोग को जो देखने को मिलती है, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी, राइट, जहां पर मिनिमम 500 एम्प्लॉयज हम लोग को देखने को मिलते हैं ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स पर। तो ऐसे इंडस्ट्रियल जो वो होता है स्पेस या फिर फैक्ट्रीज वगैरह और इस प्रकार के वो हम लोग को ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलते हैं, तो उनमें मौजूद वर्कमैन को जो है ये अवार्ड दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है अवार्ड किन्हें दिया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, यानी कि किन्हें चुनकर दिया जाएगा। पहली बात तो देखा जाता है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा देखा जाता है कि उनकी ड्यूटी ऑफ हाई ऑर्डर, यानी कि उन्होंने अपनी ड्यूटी में कितना डिवोशन जो है वो दिया है, राइट, कितने डिवोशन के साथ अपनी ड्यूटी कंडक्ट करी है उन्होंने, राइट, किस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया है फील्ड की प्रोडक्टिविटी में, राइट, आगे बढ़ाने में, अपने ग्रोथ करने के लिए अपनी इंडस्ट्री को, राइट, किस प्रकार से वो इनोवेटिव एबिलिटी, इनोवेटिव आइडिया जो है वो लेकर आए, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और किस प्रकार से उनका एक्सेप्शनल करेज देखा गया, और ये सब चीजों को देखकर ये अवार्ड दे दिया जाता है, राइट। तो ये सिंपल सा पॉइंट बस आपको ध्यान में रखना है, उतना डीप घुसने की जरूरत नहीं है अवार्ड के बारे में, ये चीज है बस बेसिक्स याद रखो। और जो भी वर्कमैन जो सुप्रीम सैक्रिफाइस करते हैं, यानी कि वो अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं, राइट, तो उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, राइट। और वर्कमैन जो कि रूटीन सर्विस ड्यूटीज में एंगेज है, तो वो एलिजिबल नहीं है हम लोग को देखने को, जो रूटीन
जो ड्यूटी हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे कि गार्ड्स वगैरह की आप कह सकते हो, इस प्रकार से रूटीन ड्यूटी जो नहीं होती रेगुलर बेसिस की, जो हमें देखने को मिलती है, बट कुछ लोग की ड्यूटीज होती है, कभी कई कभार चैलेंजिंग हम लोग को देखने को मिलती है, कुछ वो अपना इनपुट्स डालते हैं अपनी ड्यूटीज के दौरान, राइट। तो ये वाली चीजें तो उनको जो है वो रिकॉग्नाइज करके दिया जाता है, उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 पॉइंट बस आपको इससे रिलेटेड पता होना चाहिए, सिंपल थे कि ये जो अवार्ड है वर्कर्स के लिए अवार्ड है, वर्कर्स के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को, उनकी इनोवेटिव एबिलिटी को देखते हुए, रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें अवार्ड दिया जाता है। 3 कैटेगरीज में ये अवार्ड मिलता है, 1,00,000 रुपए, 60,000 और 40,000 का इसमें कैश प्राइज हमें देखने को मिलता है। 3 कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। श्रम भूषण था, याद करो क्या था, श्रम भूषण था, और एक ये देखने को मिला था वीरंगना या वीर, और एक श्री, और ये वाला देखने को मिला था, ये श्री और श्रम देवी, ठीक है। तो ये वाली चीज है, श्रम श्री और श्रम देवी, ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सिंपल सी। वेरी गुड, ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा। अब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो देखो ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका, अब आप मुझे बताएंगे एक एक करके, बताइए चलिए ये क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है क्या। अभी कुछ समय पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया था ये वाला टॉपिक, बताओ। जो भी चीज दिमाग में आ रही है वो लिखो, कोई सर्च करने की जरूरत नहीं, कोई आपको नोट्स देखने की जरूरत नहीं है, अगर आ रहा है जो भी चीज दिमाग में तो बताओ, नहीं आ रहा है तो कोई बात ही नहीं, मैं आपको बता दूंगा, रिवाइज हो जाएगा, याद आ जाएगा आपको। बताओ, कुछ भी एक चीज आ रही है उसको पढ़ के, ओपन नेटवर्क क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो डिजिटल कॉमर्स से एक चीज तो समझ में आई होगी, इन पूरे में कुछ नहीं आई होगी तो एटलीस्ट डिजिटल कॉमर्स तो आया होगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पहले इसका टाइटल पढ़ो और उससे चीजों को निकालने की कोशिश करो, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस होती है जिससे आप कभी भूलोगे नहीं, और ये प्रैक्टिस आप अपने सभी स्टैटिक स्टडीज के दौरान भी आपको करना है। अमेजॉन, हाँ, और ये बिग जायंट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, बेनिफिट्स ना ले पाए, वेरी गुड रिंकी जी, वेरी गुड। और प्रीति जी ने मेंशन किया है कि डिजिटल ई कॉमर्स वेबसाइट, बिल्कुल सही, डीपीआईटी का ट्रेड रिलेटेड, वेरी गुड शुभी जी, वेरी गुड। ये मेरे ख्याल से शायद रिवीजन क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, ऑनलाइन ट्रेड, ऑनलाइन ट्रेड, वेरी गुड वेरी गुड। स्नेहा जी, दीपांगे जी, वेरी गुड। अब सुनो, ओपन नेटवर्क फॉर एवरीवन यूज, बिल्कुल सही है। ओपन नेटवर्क देखिए, आपको एक चीज पता है, काफी सारे हमें देखने को मिलता है कि एप्लीकेशंस वगैरह जो होती हैं, एप्स वगैरह जो होती हैं, ओपन सोर्स वाली हमें देखने को मिलती है, या फिर काफी सारे सॉफ्टवेयर हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, वो ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स का मतलब आप उसको एक तो डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इवन आप अपनी खुद की वेबसाइट और एप्लीकेशन में अटैच कर सकते हैं, राइट। तो सरकार यही कर रही है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। आज की डेट में क्या हो गया, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हो गए, राइट, जैसे कि ये हो गया फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। तो इस पे क्या होता है कि लोग जो मर्चेंट्स वगैरह जो होते हैं वो निर्भर हो जाते हैं पूरी तरह से, राइट। और फिर वो जैसा चाहेंगे, अब वो अपने सिस्टम में किस प्रकार से चीजों को रख रहे हैं, तो ये तो वही जान पाएंगे, उनकी इंटरनल बॉडी ही जान पाएगी, राइट। तो वो अब डिजिटली आप चीजों को नहीं देख पाओगे ना। अब आप देखिए एक पेज है, ठीक है, लेट्स से यूट्यूब, अब यूट्यूब को कौन सा वीडियो को प्रमोट करना है, वो उसकी टीम, जो उसकी यूट्यूब की पर्सनल टीम है, उसके हाथ में है पूरा कंट्रोल, राइट। यूजर के हाथ में तो नहीं है, राइट, कि भले वो उसका कितना भी अच्छा वीडियो हो, कितना भी अच्छी चीज जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हो, वायरल वो यूट्यूब ही करेगी कई बार, या फिर पैसा दो वायरल करने के लिए, है ना। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है, बात समझ रहे हो। तो वैसे ही आप इसको यहां पर देखो, आप जैसे कि ये अमेजोन है, अब एक मर्चेंट है, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी क्वालिटी का उसका प्रोडक्ट है, बट बिक नहीं रहा है, क्यों नहीं बिक रहा है, क्योंकि वो अमेजोन की साइट पर वो आ नहीं पा रहा है, राइट, यूजर्स की नजरों में ज्यादा नहीं आ पा रहा है, नजरों में नहीं आ पाएगा तो बिक नहीं पाएगा। तो ये बड़ी एक कहानी है। तो सरकार ने ये बोला कि हम बनाएंगे एक ऐसा, मतलब ओपन सोर्स सिस्टम, जिसको आप अपनी एप्लीकेशन बना के अटैच कर दो उसमें, और यूजर्स आएंगे और उस पर जब ओपन करेंगे तो उनको ना ही सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स दिखेंगे, बल्कि दूसरों के भी, जितने भी लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सबके प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, और आप कहीं पर भी किसी भी अपनी पर्सनल एप्लीकेशन में लगाओ, यूज करो, ये वाली चीज है, ये सिंपल सी। जैसे कि ये देखो आप, यूपीआई, यूपीआई आप किस में यूज कर सकते हो, फोन पे में यूज कर सकते हो, बताओ, खुद बताओ, गूगल पे में कर सकते हो, है, पेटीएम में कर सकते हो, क्या ये यूपीआई, यूपीआई सरकार के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया, ये हमें देखने को मिलता है ना। आप इसको सब जगह पर यूज कर सकते हो। सरकार ने क्या किया, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कर दिया, याद आ रहा है आपको। तो इस तरीके से आपको चीजें प्रोवाइड करनी थी, ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म सरकार लेकर आई है, इसके तहत ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी। तो यूनियन मिनिस्टर
ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनकी मीटिंग हुई है, मतलब इन्होंने हेड किया मीटिंग, हमें देखने को मिली, जिसमें उन्होंने रिव्यू किया ओएनडीसी इनिशिएटिव को, राइट। ये इनिशिएटिव किसका है, तो ये वाला नाम याद रखना, डीपीआईआईटी। मैंने मेरे ख्याल से आपको रिवीजन क्लास में इसके बारे में बताया था। डिजिटल कॉमर्स है, तो कॉमर्स से आप ट्रेड जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और ट्रेड ध्यान में रखेंगे तो आपको डीपीआईआईटी जो है वो याद आ जाएगा, राइट, ट्रेड। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको इस प्रकार से शायद रिवीजन क्लास में मैंने भी आपको रिसेंटली इसके बारे में पढ़ाया था, ये वाली चीज। अब बात कर लेते हैं ओएनडीसी के बारे में। तो ये ग्लोबली पहला ऐसा इनिशिएटिव, पूरे दुनिया भर में इंटरनेशनली पहला ऐसा इनिशिएटिव हमें देखने को मिल रहा है, जिसका मेन एम ये है डेमोक्रेटाइज करना डिजिटल कॉमर्स को। आप ये वाला शब्द यूज करेंगे मेंस में अगर आता है तो, डेमोक्रेटाइज करना डिजिटल कॉमर्स को, राइट, कि मतलब कि सभी लोग जो है वो उसका उपयोग कर सके, राइट। प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल होना चाहिए ओपन नेटवर्क में, मतलब प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल ओपन नेटवर्क में। जैसे कि यूपीआई हम लोग को डिजिटल पेमेंट डोमेन पर देखने को मिलता है, वैसे ही ओएनडीसी जो है वो ई कॉमर्स डोमेन पर देखने को मिलेगा। तो यूपीआई वाला एग्जांपल आप याद रखिएगा। ओएनडीसी जो है इसके तहत हमें देखने को मिलेगा कि बायर्स हैं, सेलर्स हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले जो हमें देखने को मिलते हैं, टू बी डिजिटली विजिबल एंड ट्रांजैक्ट थ्रू आउट एन ओपन नेटवर्क। मतलब आप अपनी एप्लीकेशन बनाओ, उसमें इस चीज को डाल दो। अब जो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो जिन जिन लोगों के अकाउंट्स इसमें हैं, वो सबके सब एक अकाउंट से, यानी कि यहाँ पर अगर जैसे कि एक एप्लीकेशन में, एक्स एप्लीकेशन में अगर कोई यूजर जो है वो देखने की कोशिश करेगा कि हाँ यार ये कौन से प्रोडक्ट जो है वो दे रहे हैं, तो वो दूसरे मर्चेंट के प्रोडक्ट भी देख सकेंगे उसी कैटेगरी के, और बिना किसी उसके भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन के, एक्सप्लॉइटेशन के, राइट। क्योंकि सरकार की तरफ से ये चीज हमें देखने को मिलेगी, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि सरकार का काम यही है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। अब इसमें वो वाली चीज मत मेंशन कर देंगे कि सरकार अपलिफ्ट भी कर सकती है क्या रिजर्वेशन डालकर, नहीं करेगी, क्योंकि ये ट्रेड वाला इकोनॉमिक सिनेरियो वाला हम लोग को देखने को मिलता है। इकोनॉमिक सिनेरियो में सरकार इस प्रकार से रिजर्वेशन वाली फंडामेंटल जो है वो नहीं लेकर आती कई बार, हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि रिजर्वेशन जो है वो बैकवर्ड को अपलिफ्ट करने से रिलेटेड, ना कि, और इवन आप जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग को ये वो नहीं देखने को मिलता है, इकोनॉमिक हम लोग को इक्वलिटी नहीं देखने को मिलती। आपको इक्वलिटी हर प्रकार की देखने को मिलेगी, बट इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं, और उसकी गारंटी भी नहीं देता है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये वाले आपको फंडामेंटल राइट जब मैंने आपको बताया था, तो ये बेसिक बेसिक कुछ कुछ पॉइंट्स थे, उसको मैंने आपको क्लियरली हाईलाइट किया था, क्योंकि ये ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर बड़ी डिफिकल्टीज आ सकती हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना कि हम लोग इकोनॉमिक इक्वलिटी पर फोकस नहीं करते हैं, राइट। तो इसलिए प्लेटफॉर्म बनाया गया कि जिससे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब किसी पक्षपात ना हो। जैसे कि आज की डेट में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इवन अमेजॉन से रिलेटेड तो एक केस भी सामने आया था कि जो उसके शेयर खरीदता है वो उसका फ्रंट पेज पे उसके प्रोडक्ट ज्यादा डिस्प्ले होता है, राइट। तो ये इस प्रकार के पक्षपात आते, तो ऐसी चीजों को दूर करने के लिए, राइट, ऐसे हर्डल्स को अवॉइड करने के लिए सरकार इस प्रकार का प्लेटफॉर्म्स लेकर आई है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। ओएनडीसी विल एम्पावर मर्चेंट्स एंड कंज्यूमर्स, जो बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, राइट, तो उनके हाथ में पावर चली जाएगी, वो सिंगल नेटवर्क के थ्रू मतलब ये पूरी चीजों को देख सकेंगे। सभी प्रकार के बिजनेस जो है वो एक सिंगल नेटवर्क के थ्रू सामने आ जाएगा, हर प्रकार की चीज जो है वो सामने आ जाएगी, फूड टू मोबिलिटी, रिटेल गुड्स, राइट, सभी प्रकार के बिजनेस इस प्रकार के हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि प्लेटफॉर्म के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार जो है वो इस प्रकार की चीज लेकर आ गई कि आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर निर्भर ना रहो, आप अपनी खुद की मतलब एप्लीकेशन में इसको ऐड कर दो इस फीचर को, और जैसे ही आप इस फीचर को ऐड करोगे ये सभी के लिए ओपन रहेगा, राइट। तो ये चीज ओएनडीसी का मेन एम ये है कि प्रमोट करना ओपन नेटवर्क को। ओएनडीसी इज एक्सपेक्टेड टू डिजिटाइज द एंटायर वैल्यू चेन, पूरी की पूरी वैल्यू चेन को डिजिटाइज करना है, ऑपरेशन को स्टैंडर्डाइज करना है, प्रमोट करना है कि सप्लायर्स को इंक्लूड किया जाए और ज्यादा मात्रा में, राइट, और एफिशिएंसी लॉजिस्टिक्स में लाई जाए, यानी कि वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, और कंज्यूमर्स की वैल्यू जो है वो बढ़े, एनहांस हो, राइट, यानी कि या फिर कंज्यूमर के पास वेरियस इक्वल ऑप्शन जो है वो मिल सके, राइट, हर जगह से। ये वाली चीज हम लोग को इसके अंदर देखने को मिल रही, सिंपल सी। तो बातें क्लियर है, किसी प्रकार का कोई डाउट तो पूछ लीजिए। चलिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना, आप मुझे बताएंगे एक एक करके, बताओ क्या क्या याद आ रहा है इस स्कीम से रिलेटेड आप लोगों को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ बताओ फटाफट बताओ क्या क्या याद आ रहा है, ये स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड, दिमाग चलाओ। बोथ पब्लिक प्राइवेट, वेरी गुड, बोथ पब्लिक प्राइवेट, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात कही आपने रिंकी जी, बिल्कुल सही चीज पकड़ी, प्राइवेट चीज ध्यान में रखनी है। हेल्थ इंश्योरेंस, वेरी गुड, सभी ने, स्नेहा जी, रिंकी जी,
और अप टू 5 लाख अभिषेक जी ने मेंशन किया, शालू जी ने मेंशन किया, वेरी गुड। हेल्थ इंश्योरेंस दरक्षा जी ने मेंशन किया, वेरी गुड। हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीति जी ने मेंशन किया, आरजी ने मेंशन किया। मधु जी ने एक फैक्ट दिया, झारखंड से स्टार्ट हुई है, वेरी गुड। 5 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीति जी, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आप लोग को पता है सब इसके बारे में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। क्या ये सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए है? प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस आफ्टर एनी ऑपरेशन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, है ना? और क्या अभी रिसेंटली इसे इस स्कीम के तहत पीएम चाइल्ड केयर के बच्चों को भी इसमें मेंशन किया गया? अभी 1-2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, है ना? तो ये सब चीजें थोड़ी सी याद रखनी है, वेरी गुड यार, चलो बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, इस पर अपन ध्यान देते हैं। बिल्कुल सही आपने दिया है, अच्छी आपकी इसी प्रकार से तैयारी होनी चाहिए। देखो, कभी भी अपनी तैयारी को एक चीज मेरी हमेशा ध्यान में रखना कि याद मत करो किसी चीज को, अपनी तैयारी को एंजॉय करो। आपको पता है कि ये स्कीम जो है, अब आप खुद देखिए इसमें आपने कितने सारे पॉइंट्स देखे, आपको काफी सारे लोग शायद याद नहीं आ रहा होगा स्टार्टिंग में, बट दूसरे जो स्टूडेंट्स पॉइंट्स लिख रहे थे तो उनको देखकर याद आना शुरू हो गया, है ना? तो आपको अपने दिमाग को यूज करना है, सिर्फ सुनना नहीं है बैठे। मैं नहीं चाहता आपको, मैं लाइव क्लास दे रहा हूँ तो उसका पर्पस ही है कि मैं नहीं चाहता कि बस आप ऐसे ही सुनते रहे बस, राइट? बैठकर आपको रिस्पॉन्ड करना है, नहीं आ रहा पूछना है, राइट? और इसके अलावा भले ही आपको, आपने एक बार पढ़ा, आपको जो भी चीज याद आ रही है उसको रिकॉल करने की कभी भी एक काम ये किया करो, एक प्रैक्टिस हमेशा, मैं बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस बता रहा हूँ, मेमोरी पावर को इंक्रीज करने की। आप अगर जैसे कि लेट्स से कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, एक टॉपिक पूरा आपने फिनिश कर लिया, फिर आप बैठो, आंख बंद करो और एक एक पॉइंट्स जो है वो उसके रिकॉल करने की कोशिश करो, यार इसमें क्या क्या था क्या नहीं था, या फिर आंख खोल के पेज में एक एक पॉइंट लिखने की कोशिश करो, जो भी आपको याद आ रहा है, भले ही रैंडम क्यों ना है, राइट? किसी भी ऑर्डर में आए, दैट डजंट मैटर, बट आपको याद आना चाहिए। दिस टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग मेमोरी पावर। इस टेक्निक को अगर आप कर दोगे ना, देखिएगा विद इन 7 डेज आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। 7 दिन में आपकी मेमोरी में आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ यार, आप पहले के मुकाबले ज्यादा याद रख पा रहे हो चीजों को। नहीं, ओनली फॉर बीपीएल नहीं है, इसमें और भी मतलब लोग कवर्ड है, हम लोग को देखने को मिलता है, गरीब लोग कवर्ड है। जरूरी नहीं है कि बीपीएल ही हम लोग को देखने को मिलता है कि बीपीएल के ही लोगों को कवर किया जाएगा। तो आप देखिए, छोटे बच्चों को भी अभी रिसेंटली कवर किया गया, तो इस प्रकार के अगर स्टेटमेंट आए तो यू शुड बी रेडी फॉर इट, क्योंकि सिविल सर्विसेज जो है वो नहीं, सबके लिए नहीं है, सबके लिए तो नहीं है, उसमें भी क्राइटेरिया हम लोग को देखने को मिलता है इस स्कीम के तहत, सबके लिए नहीं है, वी कैन नॉट से कि सभी के लिए है, बट हाँ, एक क्राइटेरिया हम लोग को देखने को मिलता है जिसको होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि जमीन का क्राइटेरिया हम लोग को देखने को मिलता है, इनकम का क्राइटेरिया हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? तो वेरियस क्राइटेरिया है, तो उसके तहत ये वाला कार्ड जो है वो बनता है। जैसे कि कोई और स्कीम नहीं ली हो, वो भी एक वो है कि ऐसी इस प्रकार की कोई और दूसरी स्कीम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास ना हो, बेनिफिशियरी ना हो दूसरी स्कीम के, है ना? तो वो सब क्राइटेरिया भी, तो इसलिए मैंने आपको ये वाली चीज बताई कि ये सब चीजें सभी याद कर रहे हैं, बट घुमाकर क्वेश्चन क्या पूछेगी सिविल सर्विसेज? डायरेक्ट तो पूछेगी नहीं वो आपसे। तो बीबीएल के लिए है क्या, आपको तुरंत याद रखना कि अभी बच्चों को ऐड किया गया, तो तुरंत आप मेंशन कर दोगे कि नहीं है ना? तो इसलिए मैंने आपको बच्चों वाली चीज भी नेक्स्ट उसके जस्ट क्वेश्चन पूछा उसका। अब आप देखिए, अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान भारत योजना, यूनियन गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो ये हमें देखने को मिलती है, दुनिया की सबसे बड़ी बताई जाती है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये। अप्रोक्सीमेटली 20.32 लाख कोविड 19 टेस्ट और 7.08 लाख ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग को अप्रैल 2020 से लेकर जुलाई 2021 के पीरियड में देखने को मिले, जिसकी टोटल वैल्यू थी 2794 करोड़। अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए काम का नहीं है बिल्कुल। अपने लिए काम की चीज जो शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की लार्जेस्ट, अगर मेंस में आता है तो दुनिया की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस या एश्योरेंस स्कीम ये हम लोग को देखने को मिल रही है, पूरी तरह से फुली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, पूरी तरह से सरकार इसको फाइनेंस कर रही है। आपने बिल्कुल सही मेंशन किया था, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, ये वाली चीज भी ध्यान में रखना, पर ईयर 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, पर इंडिविजुअल नहीं है, पर फैमिली है, पॉइंट टू बी नोटेड। 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का इंश्योरेंस इसमें कवर्ड हम लोग को देखने को मिलता है। किस प्रकार का इंश्योरेंस? सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन का, राइट?
प्राइमरी नहीं है कि खांसी सर्दी हो गई चले गए क्लिनिक पे और जाकर दिखाया तो उसका भी इंश्योरेंस हो रहा है, वो वाली चीज नहीं है। आप एडमिट हुए हो, सेकेंडरी और टर्शरी केयर, राइट, एडवांस जिसमें होता है ना कई बार सर्जरी वगैरह हमें देखने को मिलती, तो उसमें ये 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, याद रहना चाहिए वाली चीज। अगली बार पूछूं मैं आपसे कभी ये टॉपिक रिपीट हो तो 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, ये वाला स्टेटमेंट आपकी तरफ से आना चाहिए, राइट। और इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों में ही ये सेवाएं प्रोवाइड की जाएंगी, राइट। और बताया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली, आपको ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है, अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ बेनिफिशियरी इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं जो कि एलिजिबल हैं इसका बेनिफिट्स लेने के लिए। तो ये पॉइंट आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इन 50 करोड़ में से वल्नरेबल में, यानी कि बहुत ही ज्यादा गरीब लोग जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, 50 करोड़ में 10-11 करोड़ हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। ये कैशलेस एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं। कैशलेस का मतलब हॉस्पिटल में जाकर कोई भी पैसा नहीं देना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार होता है ना कि इंश्योरेंस हमें देखने को मिलता है कि पहला पैसा लगाओ फिर उसके बाद फिर उसका रीइंबर्समेंट होता है, तो वो वाला सीन नहीं है यहाँ पर, कैशलेस पूरा हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और इसके अलावा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है, ये इसकी नोडल एजेंसी, अगर मैं आपसे अगली बार पूछूं ये वाला टॉपिक आया और क्वेश्चन की इसकी नोडल एजेंसी बताइए, तो आपको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी मुझे बताना है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये स्कीम जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, इसमें कुछ कंपोनेंट सेंट्रल सेक्टर के भी नजर आते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें हम लोग गाइस, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन फैमिली की साइज पर नहीं है, एज पर नहीं है, जेंडर पर नहीं है। तो अक्सर हेल्थ इंश्योरेंस में एज पर बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। इवन हेल्थ इंश्योरेंस जो नॉर्मल होते हैं ना, तो उसमें आप देखिए प्री एग्जिस्टिंग, मेरा नहीं हो रहा हेल्थ इंश्योरेंस, दिमाग खराब हो गया मेरा तो, कि जितनी भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन किसी को कोई है, प्रॉब्लम कोई है, तो उसको जो है वो कवर नहीं किया जाएगा। मेरे लिए तो मना ही कर देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे ही बताओ कि मुझे ये परेशानी है, बोलते हैं कि सॉरी सर, इसके अलावा आपके घर में किसी और का कराना है क्या? मैंने कहा इतने महा बेइज्जती कर दी तुम लोगों ने। उनसे बोलो अपने बारे में तो बोलते हैं कि सॉरी सर, आप तो अपने घर वालों को बताइए, हमें तो कहीं ना कहीं से एक चाहिए, किसी ना किसी को एनरोल करना है, आपका नहीं हो पाएगा दूसरा का बताओ, हमें दूसरा को रिकमेंड कर, दिमाग खराब हो जाता है। अब क्या बताएं अब, चलो एनीवेज, तो डे वन से ही ये कवर करते हैं ये वाली प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। और गाइस एक चीज तो है, इस बार रेयर डिजीज के बारे में तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, क्योंकि अभी जैसे मैंने अभी अपना बताया आपको, तो ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारे लोगों को इस तरह की बेचारों के वो इंश्योरेंस नहीं हो पाते हैं, जिसकी मैं भी हूँ, एक रेयर डिजीज है मुझे, बट फॉर्चुनेटली आप लोग की दुआओं के चलते भी बहुत अच्छी कंडीशन में हूँ। तो यही चीज है कि इस रेयर डिजीज को एक तो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसके ट्रीटमेंट पे R&D भी नहीं की जाती क्योंकि ज्यादा लोग को नहीं होता है, इसका इंश्योरेंस नहीं होता, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप इसके सजेशन के तौर पर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि और भी लोगों को इंक्लूड किया जाए जिनका प्राइवेट कंपनी इंश्योरेंस नहीं करती है, मेरे लिए लिख देना, मेरा दिमाग में रख के कि सर का भी इंक्लूड करो यार। और इसके अलावा कवर अप टू 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी कि अब जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, अब एकदम से तो हॉस्पिटलाइज होता नहीं है, थोड़ा बहुत खुद से भी उन लोग को, यानी कि डॉक्टर पहले दवा वगैरह देते हैं, अगर कंडीशन बहुत ही सीवियर होती है तब हॉस्पिटलाइज करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन से 3 दिन पहले जो भी उन्होंने दवाई खरीदी होगी, जो भी एक्सरे कराया होगा, जो भी MRI वगैरह कराई होगी, तो उसका भी पैसा वापस मिल जाएगा, राइट। और हॉस्पिटल से निकलने के 15 दिन बाद तक का भी पूरा जो भी खर्चा आएगा उसका भी पैसा वो देंगे। तो ये पूरी चीज इसके अंदर कवर्ड हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आपकी फैमिली में स्पेशली आपके मदर और फादर, उनका अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप अपने खुद के पैसों को लगाकर हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए, भले ही वो कितना भी मना करें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कई बार बहुत सारी चीजों में मना करते हैं, बोलते हैं कि अरे नहीं यार, क्या फालतू पैसा खर्च कर रहे हो। आपको ये सब चीजें नहीं सोचनी, आपको तो अच्छे 3-4 लोगों से बात करना है, कंपनी वगैरह से, जो भी आपको बेस्ट सुटेबल लगे अपने पेरेंट्स के लिए करवाओ, अगर नहीं है तो। अब बोलोगे पैसा नहीं है कहाँ से करवाए, तो पैसा कमा के करवाओ, पैसा कमाना कोई बड़ी बात है, रोया मत किया करो। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, रोने वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अब बेनिफिट इस स्कीम के हम लोग को क्या क्या देखने को मिलते थे, तो आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो इस स्कीम को, किसी भी जगह पर, राइट। एक व्यक्ति किसी स्टेट से है तो दूसरी स्टेट में जाकर एक्सेस कर सकता है, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड वाले कॉन्सेप्ट को आपको पता होगा, राइट। तो ये इसी प्रकार की चीज इसमें भी एप्लीकेबल है। और सर्विसेज अप्रोक्सीमेटली 1393 प्रोसीजर की हमें देखने को मिल रही है, जिसमें सभी के सभी कॉस्ट इंक्लूडेड, हर प्रकार के कॉस्ट इंक्लूडेड इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, राइट, दवाइयों के हैं। मतलब इसमें ये नहीं है कि दवाइयां नहीं शामिल की जाएगी, जैसे होता है ना कई बार दवाई नहीं शामिल की जाती है इंश्योरेंस में, डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस शामिल नहीं की जाती, इसमें सब कुछ है। सरकार ने बोला कि आपको सब कुछ जो है वो दिया जाएगा, राइट। सप्लाईज हो गया, डायग्नोस्टिक सर्विस हो गई, राइट, डिजीज को पता लगाने की, जैसे एक्सरे, MRI, सब कुछ। फिजिशियन की फी हो गई, रूम चार्ज हो गए, सर्जन की चार्जेस हो गए, ऑपरेशन थिएटर और ICU
के चार्जेस हो गए, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड हम लोग को देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है पब्लिक हॉस्पिटल, जैसे कि अब सरकारी प्रोजेक्ट है ये, तो पब्लिक हॉस्पिटल ऐसा नहीं कि घर की खेती है तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। जितना पैसा मिल दिया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, उतना ही पैसा सेम देना है पब्लिक हॉस्पिटल को भी, राइट? तो ये वाला क्लॉज भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट? और लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने कंट्रीब्यूट किया काफी सारी स्टेट्स में हेल्थ आउटकम्स को लेकर आई, इंप्रूवमेंट देखने को मिले हेल्थ आउटकम्स में, हेल्थ केयर सेक्टर में इंप्रूवमेंट, ग्रोथ हम लोग को देखने को मिली उन्होंने स्टेट्स के अंदर, जिन स्टेट्स ने इस स्कीम को जो है वो इंप्लीमेंट किया, राइट? इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया, और जिन स्टेट्स ने इस स्कीम को ज्वाइन किया और कंपेयर करें जिन स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया, तो जिन्होंने ज्वाइन किया वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ गया, इन्फेंट और चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट्स में गिरावट नजर आई, एक्सेस जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इंप्रूव हो गया, इवन हॉस्पिटल का एक्सेस भी बढ़ गया, राइट? तो वो चीज हमें देखने को मिली। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज जो है उसको यूटिलाइज करना लोगों ने शुरू किया, अवेयरनेस क्रिएट हो गई एचआईवी और एड्स से रिलेटेड, राइट? और अगर देखा जाए कि जिन स्टेट्स के अंदर ये वाली स्कीम लाई गई थी उस वहां पर हमने देखने को मिला कि 54% हेल्थ इंश्योरेंस में बढ़ोतरी हुई, और जिन स्टेट्स में इंप्लीमेंट नहीं की गई वहां पर 10% गिरावट हमें देखने को मिली, राइट? इंश्योरेंस सेक्टर में। तो ऐसा अभी इकोनॉमिक सर्वे ने जो है वो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने ये आंकड़े जो है वो दिए थे, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। आप पूछ लो, आपको अगर कुछ पूछना है तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट तो। अभिषेक जी, पता है मैं पता है एक बेस्ट चीज आपको बताता हूँ। मैं अब इस डिजीज के बारे में सोचता नहीं हूँ, और ये बताऊं कब हुआ था। मैंने इसके बारे में एक बार और डिस्कशन भी किया था कि 2020 में जब आई वाज इन सीवियर पेन, तो आई हैव डिसाइडेड कि 2021 में या तो ये डिजीज रहनी है या तो मैं रहना हूं। मतलब ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था, पता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैंने मतलब अपने जो सुसाइडल थॉट्स थे ना वो मेरे 2020 में हाइप पर हो गए थे, क्योंकि बहुत स्थिति खराब हुई थी, बहुत सारी चीजें खराब हुई। मतलब एकदम से चीजों को स्विच करना पड़ गया मुझे, बहुत प्रेशर माइंड में क्रिएट हो गया। तो उस समय मैंने सोच लिया था कि मैंने कहा या तो 2021 में ये रहेगा या मैं रहूंगा। बस एक ही चीज सोची थी मैंने, और उस पर बताऊं क्या काम किया था मैंने। मैंने अपने आप में इमेजिन करना शुरू कर दिया था कि मेरे को कोई दर्द नहीं है, मेरे को कोई दर्द नहीं है। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप इमेजिन करो यू आर एन ऑफिसर, तो एक दिन बन जाओगे। तो ये चीज बहुत पता है कि बहुत लोग इसको फालतू समझते हैं, बट मैं इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैं एक बार इस पर सोच रहा हूँ कि जल्दी एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊं इस चीज पर कि यार ये काम करती है टेक्निक्स। मैंने अपनी इसके लिए काम किया यार, मैंने, और ज्यादा नहीं यार, मैं मेरे को मुश्किल से एक 2 महीने में इसका फर्क मिल गया। आपको क्या बताऊं मैं। तो आप भी अपने, आपको जो भी चाहिए ना उसमें डेडिकेशन डाल दो आप, या फिर मान लो मैं, पता है, मैं खड़ा नहीं हो पाता था पेन में, बट मैं बताऊं क्या बोलता था, मेरे को कोई पेन नहीं है, आई एम रिलैक्स, आई एम कूल, आई एम रॉकिंग, आई एम बेस्ट। तो वो करता था मैं, पता है, पेन में रहकर भी वो करता था। और वो करना इतना डिफिकल्ट होता था, मैं आपको क्या बताऊं, बट फिर भी मैं बोलता था अरे आई कैन रन। और एक टाइम आया कि जिम में मैं चल नहीं पा रहा था, अब मैं भागता हूँ ट्रेडमिल पर, उल्टा चलता हूँ, साइड में चलता हूँ, वो होती है ना एक्सरसाइज साइड में भी चलने वाली, वो भी कर रखता हूँ आजकल मैं। बहुत बढ़िया रिंकी जी, आप लोग अपने पेरेंट्स का बिल्कुल करवाओ यार, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। थैंक यू स्नेहा जी, थैंक यू सुमिंद्रा जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि वो करना जरूरी है, पता है। आप लोग भी, इसलिए मैं आपको हमेशा सिविल सर्विसेज के लिए कहता हूँ कि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो अपने आप को ऑफिसर बनाओ, राइट? कॉमन मैन से थोड़ा सा अलग मांगो, और ऑफिसर लाइक क्वालिटी, जैसे भी मैंने आपको विक्रम बत्रा जी के बारे में एक सेपरेट वीडियो दिया था, होपफुली आपने देखा हो। चलो आ जाओ, बात हो गई, वापस टॉपिक पे आते हैं। आप बताइए मुझे, मैंने आपको 2-3 दिन पहले वाला एक लिंक प्रोवाइड करी थी, एक वीडियो अपलोड किया था। वेरी गुड प्रीति जी, इसी प्रकार का डेडिकेशन आप रखिए कि मतलब ये डेडिकेशन बहुत जरूरी है, और आप इसी डेडिकेशन के साथ कर जाएंगे चीजों को। डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बताओ जैसे फटाफट कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी में क्या क्या याद आ रहा है आप लोगों को, जल्दी जल्दी बताओ। टॉपिक रिपीट हुआ है, अभी ज्यादा लंबा टाइम हुआ नहीं इस टॉपिक को रिपीट हुआ है, फटाफट बताओ चलो। क्या कर रहे हैं हम लोग, मुझे मतलब कोशिश करो कि थोड़ा जब पढ़ो तो थोड़ा डेटा भी हल्का फुल्का याद रहे तो अच्छा लगता है। चलो ठीक है, रिसाइकलिंग, बहुत अच्छी बात कही आपने, रिसाइकलिंग। 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, वेरी गुड। 15 ईयर किस व्हीकल के लिए और 20 ईयर किस व्हीकल के लिए, बताइए। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, वेरी गुड। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए,
15 ईयर्स कमर्शियल व्हीकल के लिए, 20 ईयर्स प्राइवेट व्हीकल्स के लिए, राइट? वेरी गुड। व्हीकल्स विच हैव नॉट पास फिटनेस टेस्ट, वेरी गुड, बहुत ही सही लिख रहे हो आप लोग सभी लोग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गुजरात फिटनेस के हिसाब से स्क्रैपिंग, अच्छा आपने ये पूरी चीज मेंशन कर दी कि मतलब कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई, तो और फिटनेस के हिसाब से स्क्रैपिंग किया जाएगा, मतलब कि उसको स्क्रैप किया जाएगा, कबाड़ में भेजा जाएगा उसकी फिटनेस को देखकर। देखो अब ये वाला जो क्लॉज है नई स्कीम के तहत 15 साल और 20 साल का, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब ये फाइनली स्कीम जो है वो आ चुकी है, लॉन्च हो गई है। तो चेंज ये किया गया है कि इसमें अब सिर्फ एज नहीं देखा जाएगा, फिटनेस टेस्ट होगा गाड़ी का, और फिटनेस टेस्ट के आधार पर हमें देखने को मिलेगा कि अप्रूव करना है या नहीं करना है, वो चीज देखी जाएगी। रोड टैक्स पर डिस्काउंट देना, बहुत ही बढ़िया यार। सभी लोगों ने अपने सही जवाब दिया है, सभी लोगों ने। सौम्या जी, स्नेहा जी, राजवीर जी, वेरी गुड। सुरक्षा जी, बहुत बढ़िया। प्रीति जी, बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड। हिमांशु जी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आ जाओ अब इस स्कीम के बारे में। आप लोग को पता ही ऑलरेडी पूरी चीजें, इसमें बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। ये स्कीम जो है वो आ चुकी है, लॉन्च हो गई है फाइनली। पुरानी गाड़ी जो है उन्हें फिटनेस टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, राइट? री रजिस्ट्रेशन से पहले दोबारा से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो फिटनेस टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, राइट? कमर्शियल गाड़ियों के लिए 15 साल, प्राइवेट गाड़ियों के लिए, राइट? और ये हम लोग को 20 साल देखने को मिलेगा, राइट? तो ये दिया हुआ है। और लोग जो है वो पुरानी गाड़ी यूज ना करें तो री रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो बढ़ा दी गई है। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये स्कीम का फायदा जो भी लोग उठाएंगे, मतलब कि जो भी लोग इस स्कीम के थ्रू जाएंगे, मतलब अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाएंगे, राइट? तो उनको जो है वो रोड टैक्स में 25% तक का डिबेट मिलेगा पर्सनल व्हीकल के लिए, और 15% तक का कमर्शियल व्हीकल्स में रिबेट मिलेगा। ओनर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड कराने के लिए, जो भी अनफिट व्हीकल्स को स्क्रैप करवाते हैं, पुराने अनफिट व्हीकल को। एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है कि जो भी गाड़ी अनफिट है, राइट, पॉल्यूटिंग व्हीकल्स है, उनको जो है वो कर दिया जाए, इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट से बाहर भगा दिया जाए, राइट? जिससे कि वो एनवायरमेंट को और डैमेज ना करे। सर्कुलर इकोनॉमी को ये इनिशिएटिव प्रमोट करेगा, रिसाइकलिंग, राइट? तो ये इकोनॉमी हम लोग को नहीं देखने को मिलती। मैन्युफैक्चरिंग, पहले मैन्युफैक्चर करो, फिर उपयोग करो, रिसाइकिल करो, फिर उसका रीयूज करो, राइट? तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? या फिर रिसाइकल या रीयूज। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर काम करेगी, राइट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ये प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलेगी, और मतलब इसको और सस्टेनेबल बनाएगी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाएगी। तो ये वाली चीज है। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा, 35,000 जॉब जो है वो उसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस स्कीम के तहत। अब इस पॉलिसी से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, राइट? तो एक तो इश्यूज में हम लोग को, जैसे कि अगर बात करें ट्रक्स वगैरह की, तो ट्रक्स का उतना इंसेंटिव नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। दिस इज द पॉइंट, राइट? इसमें इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि दूसरे सेगमेंट्स की जो गाड़ियां हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 3 व्हीलर ले लो आप, 2 व्हीलर ले लो आप, उसका भी जिक्र एज सच नहीं हम लोग को देखने को मिल रहा है इसके अंदर, राइट? क्लियरली, राइट? कि और भी दूसरे जो सेगमेंट्स है उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो एड्रेस नहीं किया गया, राइट? तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और वही वाली चीज है कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक व्यक्ति अगर इस कबाड़ में अपनी गाड़ी को देगा, तो उसको जैसे कि जितना इन हैंड बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, उतना जो है वो उसको उससे ज्यादा उसको सेल करने पर मिल जाएगा। जैसे एक गाड़ी है, तो अगर गाड़ी को सेल करता है, जैसे कि पुरानी मारुति 800 गाड़ी है, अब उसको व्यक्ति को सेल करना है, तो उसको जो है वो 50,000 रुपए मिल गए, ठीक है? लेट से 50,000 रुपीज उसको एट अ टाइम जो है वो मिल गए। बट यहाँ पर अगर वो सेल मतलब देगा, कबाड़ में जो है वो देगा, तो एट अ टाइम उसको इससे कम अमाउंट जो है वो मिल रहा है। इस प्रकार से आप समझो आप, या फिर आप उसको, क्या होता है कि देखिए, अब इसमें लोग बोलेंगे कि सर जैसे कि टैक्स वगैरह में रिबेट अगर मिल जाए तो व्यक्ति को फायदा हो सकता है। अब आप मानिए ना, ये वाली बात समझिए आप, कि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग जो हैं वो फर्स्ट हैंड गाड़ी नहीं खरीदते हैं, राइट? वो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं। अब सेकंड हैंड गाड़ी जो लोग खरीद रहे हैं, तो उनको मिलेगा क्या इसमें? नहीं मिलेगा। अब उसमें रोड टैक्स वगैरह में हालांकि हाँ, जब वो भरेंगे तो उसमें उनको बेनिफिट मिल सकता है। बट यहाँ पर नई गाड़ियों की भी का भी जिक्र हुआ है कि जब आप नई गाड़ी लेंगे पुरानी गाड़ी को छोड़कर, तो उसमें आपको डिस्काउंट फर्दर मिलेगा। तो वो सब फैसिलिटीज जो है वो एड ऑन फैसिलिटीज, वो जो व्यक्ति सेकंड हैंड गाड़ी लेगा उसमें नहीं मिलेगी ना। तो इनको पूरी तरह से कमर्शियल करना चाहिए, क्योंकि देखो लोग को क्या चाहिए कि वो अगर एक जगह पर अपनी गाड़ी दे रहे हैं तो हाथ में पूरा कैश आ जाए। ये लोग को हाथ में कैश पसंद है, ना कि वाउचर पसंद है। ये बात से आप सहमत होंगे? तो ये भी एक चीज है जिसको आप एड ऑन कर सकते हैं, पॉइंट जो है वो मेंशन कर सकते हैं, सजेशन के तौर पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये वाली चीज है। तो जिन गाड़ियों की लाइफ जो है वो खत्म हो गई है, उनको हटाना बहुत ज्यादा आज की डेट में जरूरी है, एनवायरमेंट को देखते हुए। और ये तब हो सकता है कि जब इस पॉलिसी को
एक इस मतलब लोगों के अकॉर्डिंग किया जाए, क्योंकि आपको अगर कुछ भी चीज को अगर चलाना है तो लोगों के कंफर्ट के अकॉर्डिंग चला तो चलने लगेगी। अब लोगों को कैश इन हैंड चाहिए, तो आपके जितने भी जो जगह है जहां पर स्क्रैप होगा, तो आप रोड टैक्स में डिस्काउंट की जगह उतना अमाउंट जो है वो अभी के अभी कैलकुलेट कर दो, मत दो डिस्काउंट, राइट। उनको उस समय डिस्काउंट नहीं चाहिए, बट आप उनको अगर इन हैंड पेमेंट जो है वो अगर देने की बात करोगे तो लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इन हैंड पेमेंट लोगों को पसंद है, ना कि वो बाद में वाउचर सिस्टम और ये सब चीजें, तो वो लोगों को नहीं पसंद। देखिएगा आप कितनी जो भी वेबसाइट बोलती है कि कैशबैक हम आपको देंगे और वहां पर लिख देती है कि इसमें आप ही के अकाउंट पे, यानी कि आप ही के वो होता है ना वॉलेट, यानी कि इस वेबसाइट का वॉलेट, उस पर आपको कैशबैक मिलेगा और आप उसी वॉलेट से उसी वेबसाइट से प्रोडक्ट को परचेज करने में यूज कर सकोगे। तो लोग भग जाते हैं, अधिकतर लोग भग जाते हैं, कोई नहीं यूज करता, मैं तो पर्सनली नहीं करता। मैंने कहा यार जब कैशबैक का फिर मतलब ही क्या, अब कल को हमें उस वेबसाइट से नहीं परचेज करना है फिर क्या, बात समझ रहे हो। इसको इस तरीके से रिलेट करो चीजों को, तब आपको और अच्छी क्लैरिटी इसमें समझ में आ जाएगी, एक्चुअली जो इशू है वो क्लियर होगा। क्योंकि सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, तो सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको इश्यूज को क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या एग्जैक्ट इशू है। तो एग्जैक्ट इशू यही है कि लोग को इन हैंड कैश चाहिए, जो कि ये स्कीम जो है वो ऑफर नहीं कर पा रही है। अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये वाली चीज है, इसके बारे में वैसे तो आप सभी चीज जानते ही हैं, आपने आंसर भी दिया इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ डाउट है तो पूछ लो। अब भारत स्टेज 6 वगैरह की व्हीकल्स हम लोग को देखने को मिल रही है, अभी तक पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुई है, राइट। तो वो सब चीजें भी इसके अंदर है। मतलब हमें जो है वो दूसरी चीजों, अगर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, ये तो देखो ये तो सजेशन है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये सजेशंस के बारे में। और मेन जो इश्यूज है जो मैंने आपको नहीं बताया था, वो आज मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से आप सजेशन जो है वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब इनिशिएटिव्स की हम लोग बात करते हैं। 75th इंडिपेंडेंस डे में हम लोग को क्या क्या इनिशिएटिव देखने को मिलते हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कुछ उपायों के बारे में, कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बात करी। इन्होंने बोला कि अगले 25 साल में मतलब इन्हें इंडिया को जो है वो ग्लोरियस बनाना है, राइट। इन्होंने आह्वान किया कि अगले 25 वर्षों में भारत के लिए, भारत एक शानदार बनेगा, शानदार देश जो है वो बनने वाला है। और अगले 25 साल की इन्होंने बात कर दी है, मतलब कि कितने टेन्योर हो गए अगर हम बात करें उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को नहीं करनी चाहिए, बट कितने टेन्योर हो गए 25 ईयर्स के हिसाब से, राइट। तो वो वाला बाबूराव क्या बोलता है राजू को, कि मतलब कि तू पिछला किराया दे, वो बोलता है ना कि मैं पिछला किराया दे के जाऊंगा, तो बोलता है कि तू मतलब यहाँ से जाने ही नहीं वाला है। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से भी ऐसा, वैसे अपन को सोचना नहीं है, इस चीज अपने लिए वो नहीं है काम की, राइट। बट फिर भी मतलब ऐसी जनरली मजे के लिए। और प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है 14 अगस्त को ऑब्जर्व हम लोग करेंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। तो क्वेश्चन आएगा पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाने की बात हुई है, तो 14 अगस्त आपको ये वाली चीज ध्यान में रखनी है, 14 अगस्त, राइट। गति शक्ति मास्टर प्लान की अगर हम लोग बात करें, गति शक्ति मास्टर प्लान, तो 100 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की जा रही है। 100 लाख करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट, 111 लाख करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट कहा गया, याद आ रहा है आपको? 111 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था, क्या नाम था उस प्रोजेक्ट का, कोई मुझे बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए गाइस, मैंने ये कमेंट किया इस चीज को लेकर, मैं अभी आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ना सपोर्ट करता हूं ना उसके अपोज में रहता हूं। आप कई बार देखेंगे मैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको अच्छा बोलता हूं, कई बार उसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को बोलता हूं कि ये खराब है, राइट। तो उस चीज में मत जाना, मैंने इन जनरली बस ये वाली बात कही है। वो तो हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी लोग को जिसको जो चुनना है वो चुन सकते हैं, सभी के कार्य अच्छे हैं, सभी के कार्यों में बुराई है, परेशानी, मैंने इन जनरल बस ये वाली बात कही है। हमारी जनता चुनेगी किसी को भी, तो ऑब्वियस बात है हमारी जनता चुन रही है, हमारी जनता मेजोरिटी बेस्ट को चुने, अपना यही वो होना चाहिए बस ऑब्जेक्टिव। बट जनता के सामने क्लियरली वो चीज रहे कि अंधविश्वासी ना रहे, जनता कई बार अंधविश्वासी हो जाती है वेरियस चीजों में, तो हमें समय के अकॉर्डिंग चीजों को देखना है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, एनआईपी, वेरी गुड, आपको बिल्कुल चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो, याद कर पा रहे हो, दिस इज वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। तो अब ये भी इसी से एसोसिएटेड हम लोग को देखने को मिली थी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तो वैसे ही इन्होंने एक और गति शक्ति मास्टर प्लान की यहाँ पर बात करी। अब इस मास्टर प्लान के अंदर जैसे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोडवेज और ये सब बिल्डअप करने के लिए हमें देखने को मिला था, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं
तो उनको compete करने में मदद करेगी, राइट? जितने भी हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कि जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और ऐसे ही ग्लोबल लेवल पर भी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर compete कर सकें प्रोडक्ट की क्वालिटी के मामले में, उनकी प्राइसेस के मामले में भी, राइट? तो उसको जो है वो मदद करने के लिए ये गति शक्ति मास्टर प्लान हम लोग को देखने को मिल रहा है। नए फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स भी लाने की संभावना है। आज की डेट में स्पेशली इकोनॉमिक जोन तो फेलियर के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। आपको याद है ना, 1-2 दिन पहले हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि सही तरीके से ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। लोग सिर्फ टैक्स को बचाने के लिए या अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए बस सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उन्होंने अपने एस्टैब्लिश किए हुए हैं। बट एज सच हम लोग को इसका फायदा नहीं देखने को मिल रहा है कंट्री के अंदर। बट ये फिर से बोल रहे हैं कि नए फ्यूचर इकोनॉमिक जोन जो है वो लाए जाए, बट एग्जिस्टिंग को तो पहले संभाल लो, राइट? तब नहीं लेकर आना। पहले टारगेट फिनिश नहीं हुआ है अभी का, 1 महीने में क्या-क्या चीजें करनी है, नया टारगेट बनाने चले, किसी ने कुछ बता दिया तो ऐसा काम नहीं करना है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान, राइट? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएगा ये फ्यूचर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलना तो जरूरी है ही। देखिए, नेशनल हाइड्रोजन मिशन की यहाँ पर बात हो रही है। इस टॉपिक को भी मैं आप लोग को कवर करा चुका हूँ काफी डिटेल में, तो आप लिखिए, आपको ये टॉपिक को रिवाइज करना है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन को। और देखिए यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन, मैंने आपको बोल के रखा है कि हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, और बार बार ये दिख रहा है न्यूज में, दिख रहा है, और जो भी चीज ऐसी दिखती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बताओ ग्रीन हाइड्रोजन क्या होते हैं, ब्लू हाइड्रोजन क्या होते हैं, ब्राउन हाइड्रोजन क्या होते हैं, लिख लो आप। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। नेशनल हाइड्रोजन मिशन में भी इस टॉपिक को मैंने डिटेल में कवर कराया है, तो आप इसको लिख लीजिए कहीं पर। तो इन्होंने इसकी भी बात करी, नेशनल हाइड्रोजन मिशन की भी बात करी, और राइस फोर्टिफिकेशन प्लान की इन्होंने बात करी। फोर्टिफिकेशन क्या होता है बताओ? सिंपल सी चीज, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो है वो ऐड करना, राइट, प्रोडक्ट में। तो ये वाली चीज आपको पता होगी, इसके बारे में भी काफी डिटेल में हमने भी कुछ दिनों पहले डिस्कस करी है। अब ये बोल रहे हैं कि 2024 तक जितनी भी सरकारी स्कीम है उसमें जो राइस जो है वो इस फोर्टिफिकेशन के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मिड डे मील, इनकी आईसीडीसी, पीडीएस जो स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, उसमें राइस फोर्टिफिकेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। बट आपको शायद याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि फोर्टिफिकेशन इज नॉट गुड। अभी एक रिसेंट स्टडी कंडक्ट हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी ने करी या आईसीएमआर ने करी है, बड़ी एजेंसी ने कोई स्टडी कंडक्ट करी थी, आपको शायद याद आ रहा होगा, हमने इसके बारे में बात करी थी। याद आ रहा है आपको? अभी कुछ समय पहले हमने बात करी थी, मुश्किल से मतलब विद इन 15 डेज वी हैव डिस्कस्ड कि फोर्टिफिकेशन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए फोर्टिफिकेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उससे माल न्यूट्रिशन अगर सोच रहे हो कम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप मुझे बताएं। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल सही लिखा आकांक्षा जी ने कि एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही। यहाँ पर रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है वो नेचुरल सोर्सेस के थ्रू सब्जी बढ़ाओ, क्वांटिटी बढ़ाओ, इसमें पैसे लगाने की जगह दूसरी चीज में पैसा लगाओ। बात समझ रहे हो? हाँ, डाइवर्स डाइट की आवश्यकता है, बिल्कुल सही कहा हिमांशु जी ने, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। तो ये चीज ऑलरेडी एक स्टडी सामने नजर आई है, तो ये कहीं ना कहीं आप इसके उसमें सजेशन के तौर पर मेंशन कर सकते हो कि दिस इज गुड। आप इसको अवॉइड नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक ये सबसे बेस्ट माना जा रहा था। बट हाँ, हमारे पास जो अलग अलग स्टडीज आ रही हैं, तो उनको भी आपको एक लाइन में मेंशन कर देना है कि इन वेरियस रिपोर्ट्स, आप ऐसा मेंशन कर सकते हो, वो याद नहीं आ रहा किसने वो रिपोर्ट बनाई है, कंडक्ट करी है, तो आप लिख सकते हो इन वेरियस रिपोर्ट, या फिर इन रीसेंट स्टडी इट इज फाउंड दैट, अभी हाल ही की स्टडी में ये पाया गया कि फूड फोर्टिफिकेशन इज नॉट द गुड सोल्यूशन, राइट? आप मेंशन कर सकते हो ये ठीक सोल्यूशन नहीं है। इसकी जगह पर आप डाइवर्सिफाइड डाइट जो है वो इंक्लूड करो, डाइवर्स यानी कि अलग अलग सब्जी वगैरह और भी तमाम प्रकार की चीजें, बैलेंस डाइट लाने के लिए वो प्रोवाइड कराओ इस पर्टिकुलर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, मिड डे मील में, राइट? तो ये वाली चीज है, बात समझ रहे हो? तो ये वाली चीज, हाँ, स्मॉल बिजनेस का लॉस, बहुत सही पॉइंट पकड़ा है। इससे स्मॉल बिजनेस का भी लॉस होता है फूड फोर्टिफिकेशन में, क्योंकि फूड फोर्टिफिकेशन को प्रमोट कौन कर रही है? बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं जिनके पास कैपेसिटी है फूड फोर्टिफिकेशन करवाने की, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स ये आपको पता होनी चाहिए। आज के टॉपिक रिपीटेड है, बट ठीक है, रिपीटेड टॉपिक में भी एटलीस्ट आपको चीजें पता लग रही है, रिकॉल भी कर पा रहे हो चीजों को। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एवरी सेकेंड वुमन, अच्छा, अकॉर्डिंग टू, मतलब ये बताया गया, एक आंकड़ा सामने आया, ये एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि हर सेकेंड वुमन, हर दूसरी महिला हमारी कंट्री के अंदर एनेमिक हम लोग को देखने को मिल रही है, एनेमिक की परेशानी से जो है वो गुजर रही है। और हर तीसरा बच्चा जो है वो स्टंट हम लोग को देखने को मिलता है। एक वास्टेड होता है,
हमारी कंट्री में एक चीज आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि वास्टिंग की प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्टंट। ये वाली चीज पे आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। लेटेस्ट रिपोर्ट के थ्रू ये वाली चीज आई है, वास्टिंग हमारे यहाँ पर ज्यादा हमें देखने को मिलती है। और इंडिया की रैंक जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तहत हम सीरियस हंगर की कैटेगरी में है। 107 कंट्री में हमारी रैंक 94 है। तो ये वाला रैंक याद रख लो थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट होता है। 6 राज्य इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एंड गुजरात ऑल्सो, इन्होंने फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना भी शुरू कर दिया है। राइट, तो ये फोर्टिफिकेशन के बारे में ये वाली बात जो है वो कही गई। फिर इसके अलावा ये वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात करें तो 75 वंदे भारत ट्रेन जो है वो लाने की बात की गई। 75 हफ्तों में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। तो उस समय वंदे भारत ट्रेन जो है वो लाने की बात कर रहे हैं। इंडिजीनियस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये बताया जा रहा है कि हमारी कंट्री की 40 सिटीज को लिंक कर देगी बाय अगस्त 2022। राइट, फिर सैनिक स्कूल्स गर्ल्स के लिए भी ओपन कर दिए गए। सभी के सभी सैनिक स्कूल आज की डेट में हमारी कंट्री में 33 सैनिक स्कूल हैं। तो अब वहां पर गर्ल्स को भी दाखिला दिया जाएगा, बच्चियों को दाखिला दिया जाएगा। सैनिक स्कूल चलाए जाते हैं सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा, और ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हमें देखने को मिलता है। स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि अर्ली स्टेज से ही बच्चा इंडियन आर्म फोर्स में एंट्री के लिए प्रिपरेशन करे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ये भी लाने की बात करी। इन्होंने बोला कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमें देखने को मिलता है कि महिला वगैरह जो होती है ज्यादातर, सेल्फ हेल्प ग्रुप में फोकस इसी के ऊपर किया जाता है कि ज्यादातर महिलाओं को इंक्लूड किया जाए, महिलाओं को हमें देखने को मिले। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है। अब इस प्रोडक्ट को एक बड़ा मार्केट चाहिए। बड़ा मार्केट कैसे मिलेगा? तो उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वही प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो सरकार प्रोवाइड करा रही है कि जिससे कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी कंट्री के लोगों तक पहुंच सके और इवन अब्रॉड तक पहुंच सके। तो एक मार्केट, एक बड़ा मार्केट जो है वो प्रोवाइड कराना, जिससे कि उनको इनकम जो है वो हो सके। राइट, और ना ही सिर्फ इंडियन मार्केट, अब्रॉड मार्केट भी प्रोवाइड कराना चाहिए कि इनके प्रोडक्ट्स फॉरेन में भी जा सके। राइट, 8 करोड़ से ज्यादा महिला हम लोग को गांव में देखने को मिलती है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से एसोसिएटेड है। राइट, और ये अच्छे प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन कर रही है और इनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं हो पा रही है, बड़ी दिक्कत है। तो उसके लिए ये सरकार इस प्रकार से सपोर्ट कर रही है। तो ये वाली बात जो है वो कही गई। ये पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, इसके बारे में भी हमने बात करी थोड़ी देर पहले। तो 14 अगस्त की यहाँ पर बात हुई है कि 14 अगस्त को ये मनाया जाएगा। इस समय जैसे कि इंडियंस मतलब रिमाइंड करेंगे, याद करेंगे, राइट, कि कैसे मतलब हमें देखने को मिला कि स्थिति खराब हुई थी, दंगे वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते पार्टीशन के समय पर, आप जानते ही उसके बारे में। राइट, तो हमें क्यों आवश्यकता है हटाने की इस प्रकार के सोशल डिवीजन के पॉइजन को, डिसहार्मनी को। फर्दर हमें स्ट्रेंथन करना है, मजबूत बनाना है स्पिरिट ऑफ वननेस को, एकजुट होकर हम लोग रहे। राइट, सोशल हार्मनी को बढ़ाना है, स्ट्रेंथन करना है, ह्यूमन एम्पावरमेंट को स्ट्रेंथन करना है। राइट, तो इस दिन ये सब चीजें याद की जाएगी। तो ये पॉइंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने इसी रैंकिंग के लिए अपोज किया था क्या? एक रिपोर्ट में आया था, मुझे लग रहा है शायद किसी दूसरी रैंकिंग के लिए इंडिया ने अपोज किया था कि यही वाली रैंकिंग थी। मेरे ख्याल से हंगर इंडेक्स वाली नहीं थी वो, शायद हंगर की थी क्या? एक बार प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा, लिख लीजिए आप। मैंने मेरी शायद बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, आपने रिवाइज किया होगा, आपको रिकॉल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये शायद नहीं थी, वो ऑस्ट्रेलिया ने दी थी। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक ऐसी रैंकिंग थी, वो कोई किसी और ने जो है वो प्रोवाइड कर दी। एक बार प्लीज आप इसको चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना, क्योंकि मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि इस पर मे भी अपोज ना किया हो। वो एक सेपरेट एंटिटी की रैंकिंग थी। बिल्कुल सही आपने, शालू जी ने एक चीज बिल्कुल सही हाईलाइट करी। चलो आगे बढ़े। अब देखिए, आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट AR6 हम लोग को देखने को मिल रही है। तो रिसेंटली आईपीसीसी ने अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट जारी करी। नाम है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस। राइट, काफी सारे इंडियन साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। 6th असेसमेंट रिपोर्ट में क्या चीज पाई गई? तो 6th असेसमेंट रिपोर्ट AR6 जो यूनाइटेड नेशन के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की देखने को मिल रही है।
ये छठी रिपोर्ट है इसी सीरीज में, जिसमें साइंटिफिक, टेक्निकल, सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन किस चीज को कंसर्न करते हुए, क्लाइमेट चेंज को कंसर्न करते हुए उसका आकलन किया, राइट। यानी कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं आज की डेट में, क्लाइमेट चेंज जो हम लोग देख रहे हैं, राइट, तो उसको साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से, सोशियो इकोनॉमिक तरीके से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसका आकलन किया इस रिपोर्ट के अंदर। तो रिपोर्ट ने इवेल्युएट किया फिजिकल साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट, लुकिंग एट द पास्ट, पास्ट में देखा, आज की स्थिति को देखा और फ्यूचर क्लाइमेट को एस्टिमेट किया, राइट, कि देखा कि आगे चल के क्लाइमेट जो है वो कैसा हो सकता है, क्योंकि अगर आप पास्ट को स्टडी करेंगे तब जाकर आपको पता लगेगा कि फ्यूचर कैसा होगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि हिस्ट्री को स्टडी करना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि आप कभी कोई केस को डील करेंगे, क्राइम सीन पे जाएंगे आप, तो आप उसमें देखेंगे कि यार ये क्रिमिनल का मतलब बहुत सारे लोग अगर उससे जुड़े हुए हैं, अब आपको आरोपी तक पहुंचना है तो हर एक का पहले तो पास्ट रिकॉर्ड आप जानने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। तो हमेशा किसी भी चीज फ्यूचर को जानना है तो पास्ट को जानना जरूरी है। तो ये आप इस तरीके की चीजें जो होती है उसको बोर मत हुआ करो। आप हमेशा दिमाग में रखो कि जब मैं ऑफिसर बनूंगा, क्योंकि हर एक चीज आपकी जो ये तैयारी है ना, हर एक चीज आपकी सर्विस से एसोसिएटेड है, हर एक चीज। इसको इस तरीके से समझो। तो इसने रिवील किया कि हाउ ह्यूमन कॉज्ड एमिशन आर ऑल्टरिंग अवर प्लैनेट, कि कैसे हमारे प्लैनेट को ऑल्टर कर रहे, चेंज कर रहे हैं ह्यूमन के द्वारा, वो एमिशंस, यानी कि ह्यूमन ने जो एमिशन प्रोड्यूस किया है, मतलब ह्यूमन के कारण जो हम लोग को देखने को मिला, स्थिति जो खराब हुई है, तो वो वाली चीज हाईलाइट करी इस रिपोर्ट ने। तो इसके हाईलाइट्स को हम लोग स्पेसिफिकली देखें तो वेदर और क्लाइमेट इवेंट्स, आज की डेट में एक्सट्रीम हीट हम लोग को देखने को मिल रही है, हैवी रेनफॉल्स और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हम लोग को देखने को मिल रहा है, फायर कंडीशन, कितनी सारी फॉरेस्ट फायर हम लोग को देखने को मिल चुकी है, अलग अलग जगह पर सूखा पड़ गया है, राइट। तो ये बताया जा रहा है कि और भी तेजी से जो है वो होने की कगार में बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स ने ये पाया कि हम लोग ऑलरेडी 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मर वर्ल्ड के एज में पहुंच चुके हैं, मतलब कि कोने पर पहुंच चुके हैं, बस अब हम एंटर करने वाले 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मर वर्ल्ड पे, राइट। मतलब कि अब हमने जो टारगेट रखा था कि इससे ऊपर जाना नहीं है हम लोग को, बट वो अब हम लोग अचीव शायद ना कर पाए, क्योंकि एंटर ही करने वाले बिल्कुल, राइट। मतलब कि ये होने ही वाला है, ये स्थिति खराब होने ही वाली है। मतलब कि जो हमने सोचा था कि हमें टेम्परेचर लेवल को इंक्रीज होने नहीं देना है, बट ये हो रहा है, तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई है, उसके एज पर हम लोग पहुंच चुके हैं, राइट। हर दिन एमिशन बढ़ता जा रहा है, राइट, और ये बहुत बुरा इंपैक्ट जो है वो क्लाइमेट के ऊपर क्रिएट कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी सबसे टॉप लेवल पर है। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस एमिशन की, तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई, राइट। इन्होंने बताया गया कि अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 2030 तक हाफ कर दें और नेट जीरो अगर 2050 तक अचीव कर ले, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रोकी जा सकती है। तो ये वाली चीज एक अच्छी चीज जो है वो इस रिपोर्ट ने बताई है। बट हाँ, काफी सारी ऐसी रिपोर्ट्स और इवन आईपीसीसी की तरफ से ही कुछ स्टेटमेंट ऐसे भी कई बार आए हैं कि जैसे कि मैंने आपको ओशियन वार्मिंग से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ाया था कि 2100 से लेकर 2300 तक आप नहीं रोक पाओगे, राइट, अगर आप कितनी भी अपनी एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा लो। तो ये वाली चीज भी यहाँ पर बताई गई कि वो वार्म तो होगा ही होगा, क्योंकि स्थिति खराब कर दी गई है, बट एक रिपोर्ट इनकी ये भी कह रही है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखो, अलग अलग चीजें होती हैं, आप तो सिंपल अपने मेंस के आंसर में इसी प्रकार से चीजों को मेंशन कर देना कि अगर हम मतलब एफर्ट्स डालेंगे तो हम रोक सकते हैं, राइट, इस प्रकार की चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं, हमें अलग अलग रिपोर्ट जो है वो अलग अलग चीजें जो है वो बता रही हैं, और हालांकि वो सेम ही डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, बट फिर भी अलग अलग आती है, हमें देखने को मिलती है। ऑल्सो आईपीसीसी रिपोर्ट ने इस चीज को, यानी कि भारत के दृष्टिकोण की पुष्टि करी है, विंडिकेट्स इंडियाज पोजीशन, कि हमने बोला था ना कि आज की डेट में जो भी प्रॉब्लम्स जो जा रही हैं, जो भी संकट हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो उसका जो जो सोर्स है वो कहां पर है, पास्ट में है, राइट। हिस्टोरिकल क्यूमुलेटिव एमिशन, जो पास्ट में किए गए एमिशन के कारण आज की डेट में इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि जीरो, नेट जीरो को भी इम्प्रैक्टिकल जो है वो बताया गया वेरियस रिपोर्ट्स में, राइट। तो देखो, इस प्रकार की चीजें आती हैं, कभी कुछ रिपोर्ट आपको कुछ कहेगी, कभी कुछ रिपोर्ट कुछ कहेगी। इसको आपको मेंस के लिए कैसे टैकल करना है, तो आपको रिपोर्ट का पहली बात तो नाम मत लिखो, राइट, मेंशन मत करो, क्योंकि रिपोर्ट के नाम में कई बार जो है वो कंफ्यूजन अगर हो गया, इधर उधर हो गया, तो खेल लग जाएंगे। तो उससे बेटर है आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लिखो कि नॉर्मल चीज है कि अभी आज की डेट में टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है और उसको हम लोग को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, एफर्ट्स के थ्रू ये चीज पॉसिबल है, बस पॉसिबल है, उस चीज को आप मेंशन करो। एक अप्रोच ऐसी बनाओ कि हाँ यार, आप जो है वो मतलब एफर्ट्स डाल के कर सकते हैं हम लोग, पॉसिबल, वो पॉजिटिव अप्रोच होती है ना, तो वो डालने की थोड़ी सी कोशिश करो, राइट, ऐसे ऐसे टाइप के टॉपिक्स में। तो मेजर कंसर्न, चिंता वाली बात हम लोग को क्या देखने को मिलती है, तो रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि हमारा क्लाइमेट जो है वो काफी तेजी से चेंज हो रहा है, राइट, ह्यूमन इन्फ्लुएंस के कारण, और हमारे प्लेनेट को ऑल्टर कर रहा है।
आर्टिक सी, अगर हम लोग देखें पिछले 150 साल से ज्यादा के पीरियड को, तो आर्टिक सी में सबसे यानी कि लोएस्ट लेवल पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि सबसे बुरी स्थिति में आर्टिक सी 150 साल, पिछले 150 सालों में या 150 सालों से ज्यादा में एट प्रेजेंट सिनेरियो में देखने को मिल रही है, राइट। और अगर सी लेवल राइज की बात करें तो जो अगर तेजी कितनी तेजी से सी लेवल राइज हो रहा है, तो इसमें डेटा अगर देखा जाए पिछले 3000 सालों का, तो उसमें अभी अभी के पीरियड में आज के समय पर हमें देखने को मिल रहा है कि सबसे तेजी से सी लेवल राइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और ग्लेशियर्स की बात करें तो 2000 साल से अगर इस चीज को कंपेयर करें, देखें, चेक करें, तो सबसे बुरी स्थिति में ग्लेशियर आज की डेट पे हमें देखने को मिल रहा है। ये पॉइंट्स जो है वो बताए गए हैं। तो क्या करने की जरूरत है, तो सभी कंट्रीज को, जो मेजर इकोनॉमीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, उन्हें आने की आवश्यकता है और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पेरिस क्लाइमेट डील जो हम लोग को देखने को मिलती है 2015 की, उसे अचीव करो। 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ने मत दो, राइट। तो उस पर सभी कंट्रीज को मिलकर एफर्ट लाने की आवश्यकता है। बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कमिट किया है कि 50 से 52% रिडक्शन ये करेगा एमिशन का, यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन का, और ये 2005 के लेवल से 2030 तक। तो टारगेट इसने रखा है 2030 की 2005 के लेवल से 50 से 55% या 52% एमिशन जो है ये रिड्यूस करेगा। और ये वही यूनाइटेड स्टेट्स से, याद है डोनाल्ड ट्रम्प ने छोड़ दिया था, बोला था कि भाड़ में जाओ, हमें कुछ नहीं करना, ये दुनिया की प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज हमारी नहीं है। याद आ रहा है आपको कि डोनाल्ड ट्रम्प के टेन्योर में उसने ये वाला क्लियर स्टेटमेंट दे दिया था, पेरिस क्लाइमेट डील से भी ऑफ हो गया था वो। बिल्कुल सही लिखा आपने। तो ये चीज, और ये वही है जो कि आज की डेट में कमिट कर रहा है। चलो एनीवेज, जो लोग गलती करते हैं अपने मतलब प्रिपरेशन के दौरान, जिन लोगों ने गलतियां करी हैं पहले, अब वो शायद मेरी बात सुन के गलतियां ना करें, कंसिस्टेंसी बस मेंटेन करो, राइट। गलतियां होती हैं, मुझे पता है, यूनाइटेड स्टेट से भी गलती हुई, इसने ऐसी बात करी, बट अब शायद ये अचीव करने के लिए काम करें। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो कंट्रीज जो है ये 26 कंट्रीज प्रिपेयर फॉर द, अभी कंट्री जो है वो प्रिपेयर हो रही है 26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि ग्लासगो में हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये रिपोर्ट एक रिमाइंडर है कि आपको जो है वो साइंटिफिक तरीके से एक्शन लेने की आवश्यकता है। अगर मतलब क्लाइमेट चेंज को लेकर अगर मीटिंग हो, तो उसमें आप साइंटिफिक चीजों पर ज्यादा फोकस करें, राइट, कि साइंटिफिकली आप कैसे जो है वो रिड्यूस कर सकते हो। ये आज की डेट में आवश्यकता है कि वर्ल्ड के लीडर्स, प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल, सबके सब एक साथ आए और अर्जेंट तौर पर ये वाला स्टेटमेंट आप मेंशन कर सकते हो कि आज की डेट में आवश्यकता है कि अर्जेंट तौर पर हमें हमारे प्लैनेट को, फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, इसको प्रायोरिटी पे रखने की आवश्यकता है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। क्लियर है यहां तक बातें? आगे बढ़े। किसी प्रकार का कोई डाउट तो पूछ लो। आज थोड़ा सा लेट शुरू किया था बनना है सेशन को, 6:10 पे मैंने आपको टाइम दिया था। चलो आगे बढ़ रहे हैं ना। इंपोर्ट ऑफ क्रश्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन इज अलाउड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन क्रश्ड फॉर्म में इसके इंपोर्ट को जो है वो अलाउ कर दिया गया है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया गया है, राइट, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन को, जो कि पोल्ट्री फीड के लिए एक मेजर इंग्रेडिएंट्स के तौर पर हमें देखने को मिलता है। पोल्ट्री फीड के लिए जो वो होते हैं ना, मुर्गी वगैरह, मुर्गे वगैरह, तो ये खाते हैं, ठीक है, ये सोयाबीन को, तो इनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। और पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो आज की डेट में हमें देखने को मिल रही है, काफी सारे डिजास्टर पिछले साल या पिछले 1.5 साल में हम लोग को देखने को मिला है, तो जिसके कारण से वो काफी ज्यादा प्रेशर में हम लोग को एक प्रकार से देखने को मिल रही है। तो किस टाइप का प्रेशर है, एक तो एक फॉल्स रूमर आ गया था जनवरी 2020 में कि जो भी चिकन खाएगा, मीट खाएगा, इस प्रकार से चिकन के मीट को खाएगा तो उसको कोरोना वायरस हो जाएगा, राइट। जो भी अंडे खाएगा तो उसे कोरोना वायरस हो जाएगा। तो ऐसा एक फॉल्स रूमर आया था, फॉल्स रूमर, राइट। फिर एवियन फ्लू का केस हम लोग को देखने को मिला, जिसके कारण अगेन पोल्ट्री जो है ना मतलब सेक्टर, उसमें प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे। अगर हम कंपेयर करें इवन इसके उसकी भी मील की भी अगर हम लोग कंपेयर करें, सोए मील की, तो इसका कॉस्ट जो था वो 34 रुपए था, 34 से 36 रुपए पर केजी, और इस महीने इसका प्राइस जो है वो 96 रुपीज पर केजी जो है वो बढ़ गया। तो ये एक बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो इसीलिए अभी ये इम्पोर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि जो है वो रिवाइव कर सके इस सेक्टर को, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और कंसर्न और क्रिटिसिज्म, इससे जुड़ी चिंताएं जो है और क्रिटिसिज्म जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो है गाइस, उन्होंने चिंता जो है वो जताई है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो है ये ह्यूमन फूड चेन में एंटर कर सकते हैं। और आप देखिए, मैंने आपको पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूँ कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जो प्लांट्स हम लोग को देखने को मिलता है, इसमें होता क्या है
कि उसके जो जीन्स जो होते हैं, हम लोग को देखने को मिलते हैं कि उसके जीन्स जो होते हैं उसको चेंज कर दिया जाता है, उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, राइट, इन क्रॉप्स के। अब आप इस प्रकार के जो जिन जिन क्रॉप्स के जीन जो है, यानी उनके बायोलॉजिकल फंक्शन में ही हम लोग को मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है, तो उसके क्या इफेक्ट होंगे इन फ्यूचर, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास 100 साल का भी डेटा अवेलेबल नहीं है एज सच, राइट, इन क्रॉप वगैरह से रिलेटेड, राइट। तो फिर ये एक दिक्कत वाली बात भी है। और इवन 100 साल के डेटा अगर हो भी जाएंगे तो भी एक चिंता वाली बात रहेगी साइंटिस्ट में, कि क्या पता 500 साल बाद कुछ चेंजेस आ जाए। बात वही है ना, कि जैसे कि आप अगर एक प्लांट को लगा रहे हो और उस प्लांट के ऊपर निर्भर हो जा रहे हो और वो जेनेटिकली मॉडिफाई करके प्लांट को लगा रहे हो, क्या पता आगे चल के वो प्लांट जो है वो इस प्रकार का बन जाए कि वो आसपास की मिट्टी को खराब कर दे, आसपास के दूसरे प्लांट्स को खराब कर दे, ह्यूमन जो इनटेक कर रहा है उस प्लांट का, उसकी बॉडी में पॉइजन जो है वो छोड़ दे। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ह्यूमन के वेरियस जो फंक्शंस है, बायोलॉजिकल फंक्शंस, वो काम करना बंद कर जाए उस प्लांट के बाद, कुछ भी चीज पॉसिबल है कि नहीं। तो यही सब चीजों को देखते हुए साइंटिस्ट रिसर्चर नहीं चाह रहे हैं काफी सारे कि जेनेटिकली इंजीनियर मेथड्स के थ्रू ऐसे जो क्रॉप्स हैं, ऐसे जो प्लांट्स हैं, वो मार्केट में आए, यानी कि उसका यूज किया जाए। तो इवन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी इसी चीज को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। 1989 जो रूल्स है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, ये अप्लाई ना ही सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में होता है बल्कि उसके प्रोडक्ट्स में भी होता है। तो ये रूल जो है वो प्रोडक्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल हमें देखने को मिलता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या है, तो वो मैंने भी आपको ऑलरेडी बता ही दिया, राइट। और अप्रूवल क्या होती है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की जो अप्रूवल प्रोसेस क्या हम लोग को देखने को मिलती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाएगा कि इंडिया के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है वो एपेक्स बॉडी, सबसे टॉप लेवल की बॉडी हमें देखने को मिलती है, जो कि अलाउ करती है कमर्शियल कल्टीवेशन को जीन एनहेंस क्रॉप के। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है, रिस्पॉन्सिबल है सभी प्रकार के अप्रूवल कि जो भी प्रपोजल जो आते हैं ना, प्रपोज किया जाता है कि इसको अप्रूव करना है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को, तो वो अप्रूव करने की अथॉरिटी एक ही हमें देखने को मिलती है, एपेक्स बॉडी, जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। सिंपल सी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और अगर कोई भी व्यक्ति इनके नियमों को, इनके द्वारा दिए गए डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, तो उसको 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का फाइन जो है वो इम्पोज किया जाता है उसके ऊपर। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ऑथराइज बॉडी है जो कि इंपोर्टेड क्रॉप्स इंडिया के अंदर जितने भी है उसको रेगुलेट करती है। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन और सोयाबीन सीड्स जो इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो उनका क्या स्टेटस है, तो इंडिया ने अलाउ किया है कि इसका आप इंपोर्ट जो है वो कर सकते हो, राइट। कैनोला ऑयल और सोयाबीन का, जेनेटिकली मॉडिफाइड कैनोला ऑयल और सोयाबीन का, और इंपोर्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन सीड्स का किया जा सकता है। वो बट इंपोर्ट जो है वो अभी तक इंडिया ने अप्रूव नहीं किया है। बट अभी ये क्या कर रहे हैं, क्रश्ड फॉर्म में इसको जो है वो इंपोर्ट कराया गया। तो ये एक चिंता वाली बात हमें देखने को मिल रही है। तो आपको इस टॉपिक के अंदर ये सोयाबीन के बारे में एक आइडिया होना चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, उसका एक आइडिया होना चाहिए, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। और तीसरी चीज ये कि हमारी कंट्री के अंदर कौन सी बॉडी जो है वो अप्रूव करती है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह को, और कोई भी फूड प्रोडक्ट जो इंपोर्ट होते हैं उसके लिए कौन सी बॉडी है, तो FSSAI। ये पॉइंट बस आपको इस टॉपिक में पता होना चाहिए, उससे ज्यादा और कुछ एज सच नहीं है इस टॉपिक के अंदर। अब बताइए, आपको कोई भी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। केमिकल मीट प्रिपेयर किया, अच्छा हाँ, लैब प्रिपरेशन मीट, इसके बारे में भी हमने बात करी थी। बट वो ये ना कि लोग शक करते हैं, उसके अपन ने उसको भी देखा था, लूप होल्स को भी चेक किया था कि लोग शक करने लगते हैं ये ठीक है कि नहीं है, राइट, डर रहता है लोगों को। अच्छा, आपने कुछ पेड़ देखे हैं कि जिसने मैंगो ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया? अच्छा, हाँ होते हैं यार, ऐसे भी कुछ पेड़ होते हैं हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जो आसपास के एरियाज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इंजेक्शन वाली पोल्ट्री फार्म में भी यूज होता है ये, तो बट बहुत ही नुकसान, हाँ हमारी बॉडी के अंदर, हाँ इंजेक्शन, अरे आप तो इसमें देखिए ना, वेजिटेबल्स वगैरह के अंदर इंजेक्शन डलते हैं उसको बड़ा करने के लिए, मार्केट में ज्यादा उसका प्राइस मिले इसके लिए, तो वो भी तो हमारी बॉडी के लिए कितने नुकसानदायक है ये सब। तो इसलिए तो आप देखिएगा, जो अमीर व्यक्ति जो होता है ना, इसके पास पैसा होता है, वो क्या करता है, उसका खुद का फार्म होता है, उसका खुद का फार्म है, पूरी जो उसके घर में सब्जियां आती है अपने ही, जैसे कुछ लोगों के घर में हाउस किचन होता है छोटा सा, वहीं से पूरी सब्जियां आती है, राइट। तो क्यों कर रहे हैं आज की डेट में ये सब लोग ऐसी प्रैक्टिसेस? क्योंकि लोग को रियलिटी पता लग गई कि दिस विल बी डेंजरस,
फॉर हेल्थ। कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है। अभी अपन ने मेंशन तो किया था कि आयुष्मान स्कीम के अंदर किसी भी मतलब सभी को ऐड किया हुआ है, कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं है कि जिसमें लिमिटेशन हो। ठीक है, चलो फिर साइन ऑफ करें। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।